अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि है आज जुम्मा और जुम्मे को कहा जाता है सैयदुल अय्याम। आज के दिन एक रिमाइंडर मैं आपको दिया करती हूँ, वो ये है कि जुम्मे की नमाज का खुसूसी तमाम कीजिएगा। इसके साथ साथ दुरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़िएगा और अपनी दुआओं में पूरी उम्मत मुसलिमा को याद रखिएगा। बिल्कुल, और आप अपना ख्याल इस मौसम में भी रखिए। देख ही रहे हैं आप, ख्याल नहीं रखा है तो क्या सूरत हाल बन गई है। मौसम हसीन भी है और ख़राब भी है, और ख़राब आपको क्यों है पता है, स्मॉग मौजूद है और यूं ऐसे महसूस होता है कि सर्दी जाती हुई जो खुश्क सर्दी होती है उससे बारिश ना होने की वजह से ये हो रहा है। बल्कि अली मेरा ख्याल है आज जुम्मे की नमाज में दुआ करनी चाहिए बारिश के लिए, ताकि खुश्क सर्दी जो है इसका खात्मा हो, और जो जितनी बीमारियां इसकी वजह से फैल रही हैं, गले की, सांस की, वो सब खत्म हो जाए। ना आपको लगता है कि अभी सर्दी आने वाली है? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जा रही है। मुझे लग रहा है कि आ रही है। आज कुछ मौसम पिछले कुछ दिनों की निस्बत थोड़ा सर्द था। अच्छा, वैसे अच्छी अच्छी खबरें भी हमारे पास हैं, बहुत सारी शेयर करने के लिए। सबसे पहले तो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, आज सुबह चकलाला एयरबेस इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अमारात के सदर का रेड कारपेट इस्तकबाल किया जाएगा। पाक फजाइया का JF-17 तैयारों का स्क्वाड्रन मौजूद मेहमान को फजा में सलामी देगा, और वज़ीर आज़म वफाकी काबीना के हमरा एयरपोर्ट पर मौजूद मेहमान का इस्तकबाल भी करेंगे। जी हाँ, उन्हें वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। शेख मोहम्मद ज़ैद अल नहयान अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे, और दौरे के दौरान अहम मुआशी तिजारती मुआहिदों की मंजूरी दी जाएगी। और देखिए जनाब, 2025 जो है ख़त्म होने को है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर है, तब भी हमारा जो सियासी महाज है पाकिस्तान कैसे उभर कर सामने आ रहा है, और अभी भी मुलाकातों का सिलसिला जारी है, मुआहिदों का सिलसिला जारी है, और उम्मीद करते हैं कि 2026 भी जो आने वाला साल है वो भी इसी तरह का शानदार साल हो पाकिस्तान के लिए, जो कि जिस तरह से 2025 में पाकिस्तान उभर कर सामने आया है और एक नया उफक जिसे कहते हैं, नया होराइजन खुल गया है पाकिस्तान के लिए, वो उसका सिलसिला जो है जारी रहना चाहिए। मंजरनामे पर जरा नजर डालते हैं। मंगल के रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए PTI को मुज़ाकरात की दावत दी थी। PTI और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू आपने सुनी, और अब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी है, और बानी PTI से नए मिसाक पर दस्तखत कराने की जिम्मेदारी लेने का ऐलान भी कर दिया है। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन अलायंस के इजलास में सियासी और मुआशी बहरान से निकलने के लिए नए मिसाक की ज़रूरत पर इतफाक़ किया गया है। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है सुहेल आफरीदी, उनका ये कहना है कि बानी PTI की हिदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दी है। बानी PTI की अगली कॉल तक मुकम्मल तैयारी हमारा हदफ है। बानी ने तमाम तर इख्तियारात महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दे दिए हैं, और मुज़ाकरात करने हैं या तहरीक चलानी है, ये इख्तियार महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास ही है। तहरीक ताईन पाकिस्तान के अल्लामा नासिर अब्बास साहब और जो महमूद अचकज़ई साहब हैं उनको दिए हैं, चाहे मुज़ाकरात हो चाहे मुज़ाहमत हो, तो उनकी तरफ से जो भी हिदायत आएगी उसका हम खैर मुकदम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनके साथ खड़े होंगे। मगर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अनोखी मंतखी बयान कर दी है। हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हुकूमत को PTI से मुज़ाकरात बंद कर देने चाहिए, क्योंकि अडियाला में बैठा मगरूर और मुतकब्बिर शख्स मुज़ाकरात को नहीं मानता। मुज़ाकरात को नहीं मानते PTI के दोस्त, खास तौर पर अडियाला में बैठा एक मगरूर और तकब्बुर ज़दा शख्स, जिसने 4.5 साल का तो हिसाब दिया नहीं और दोबारा हुकूमत में आने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करता है। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि इस वक्त इस्लामाबाद ताकत का मरकज बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि मैं कहता हूं कि इनसे मुज़ाकरात बंद कर देने चाहिए।
टिसौरी साहब फुल स्विंग में नजर आ रहे हैं और सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का ये कहना है कि PTI को मुज़ाकरात की पेशकश करना और कबूल करना मुस्बत है, ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखकर सूबों की तकसीम करनी चाहिए। इस पर हमने बात करनी है और बात खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे जी आपका भी बहुत शुक्रिया। खालिद साहब सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हम जो PTI की क़यादत है समझे कि अब एक पेज पर नज़र आ रही है, रहनुमा एक पेज पर नज़र आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जो महमूद अचकज़ई साहब हैं, राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उनको इख्तियार दे दिया गया बानी PTI की। ये मान लें, तस्लीम कर लें, तो दूसरी जाने फिर स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी क्यों की जा रही है? देखिए ये बहुत मुश्किल है इस वक्त के ये देखना होगा कि बानी PTI ने किस हद तक मैंडेट दिया है, किस हद तक अख्तियारात दिए हैं महमूद खां अचकज़ई को कि वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक और भी जो मसला PTI की तरफ से हुआ है कि PTI ने अपोजिशन का अलायंस बनाने में बड़ी ताख़ीर कर दी है। 3 साल गुजर के हैं और अब भी जो अलायंस है उसमें तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं वो शामिल नहीं हो सकी। और सबसे बड़ी जो उनकी नाकामी है वो ये है कि जो सबसे मौसर जमात है PTI के बाद अपोजिशन में JUI की, मौलाना फजल रहमान को अभी तक वो इस अलायंस में महमूद खां अचकज़ई लाने में कामयाब नहीं हो सके। अचकज़ई साहब के बड़े अच्छे जो हैं वो मरासम हमेशा से मौलाना फजल रहमान के साथ रहे हैं और बलूचिस्तान की सियासत के अंदर भी ये दोनों शख्सियात एक दूसरे की इत्तेहादी भी रही हैं। तो आगे आप देख रहे हैं कि इस इत्तेहाद में वो मौलाना फजल रहमान को भी शामिल कर लेंगे? देखिए PTI की भी कोशिश है, महमूद खां अचकज़ई की भी कोशिश है, लेकिन जब तक एक मौसर एक ऐसा एजेंडा महमूद खां अचकज़ई सामने नहीं लाते जिस पर सारी जमातें जो हैं वो अपोजिशन की इत्तफाक कर लें, जमात इस्लामी भी है और भी कई छोटी बड़ी जमातें हैं, वो भी इसमें इस अलायंस के अंदर जो है वो शामिल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस इत्तेहाद में ताख़ीर इसलिए भी हुई कि इस वक्त हमारे पास अपोजिशन की सियासत में नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान मरहूम नहीं। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इक़्तिदार जो है वो हासिल किया, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म की, तो उस वक्त नवाबज़ादा नसरुल्लाह मरहूम जो हैं उन्होंने चंद दिनों के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक ARD के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया था। तो ये चीज़ें जो भी हैं ये भी इत्तेहादों की सियासत के अंदर जो है वो बहुत ज़रूरी है। मौसर इत्तेहाद होगा तो फिर ही सही तरह दबाव में जो है वो हुकूमत आ सकती है। बिल्कुल। और अब आपको पता है कि जिस तरह से वज़ीर आला KP जो हैं वो लाहौर का दौरा कर रहे हैं और 3 रोज़ा दौरा है। आयशा सगीर साहिबा हैं जिन्होंने ये खबर दी है कि शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात होगी और साथ में दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। आपको लगता है मोमेंटम कुछ बना पाएंगे इस वक्त? देखिए ये तो दुरुस्त सिमत में मैं समझता हूँ कि पहली बार जो है वो PTI कोशिश कर रही है कि एक तरफ मुज़ाकरात का जो माहौल है वो पैदा हो रहा है और मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं और दूसरी तरफ PTI जो है वो आगे एहतजाज की कॉल भी दे रही है और एहतजाज की तैयारी भी करती हुई नज़र आ रही है। और इसी तैयारी के सिलसिले में वज़ीर आला KP के जो हैं वो लाहौर के दौरे पर आ रहे हैं और ऐसी सूरत हाल में जो है वो आगे चलकर देखेंगे। अच्छा, कि नताइज क्या निकलते। ठीक है खालिद साहब, एक जानिब मुज़ाकरात, एक जानिब स्ट्रीट जो मूवमेंट है उसकी तैयारी, ये सब कुछ अदम इस्तेहकाम की तरफ नहीं ले जाएगा? एक चीज़ डिसाइड नहीं की जा सकती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? अगर इतनी बड़ी गारंटी ले जा रही है कि दस्तखत करवाएंगे मिसाक पर, तो इसका मतलब है कि उन्हें कुछ ना कुछ सपोर्ट तो हासिल है। देखिए कि यही तो मसला है कि पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसका जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है अब वो हमारी मईशत को भी पहुँच रहा है। और अगर सियासी इस्तेहकाम होगा मुल्क के अंदर तो मईशत जो है वो पाकिस्तान की बेहतर होगी, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे और उसके असरात जो हैं अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो 1,70,000 शेयर इंडेक्स से ऊपर चली गई है और बाहर से बैरून ममालिक से भी सरमायाकारी आ रही है। लेकिन अदादुशुमार भी बेहतर है, लेकिन उसके असरात जो हैं वो निचली सतह तक नहीं पहुँच रहे। तो जब असरात निचली सतह तक पहुँचेंगे
तो उस वक्त जो है वो आम आदमी को फ़ायदा होगा। और इसके लिए मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम जो है वो बहुत ज़रूरी है, और सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासी जमातों के दरमियान एक जो है वो एक नया मिसाक जो है उसकी भी ज़रूरत है, मसाक मेश की जो है अब वो भी ज़रूरत है, और तमाम जमातें जो हैं वो एक हद में रहते हुए जो है उनको अपना किरदार जो है वो सियासत के अंदर अदा करना चाहिए, और उन्हें अदा करने का मौका जो है वो भी मिलना चाहिए। और इन मुज़ाकरात की जो फ़ज़ा पैदा हुई है इस वक्त, उससे मैं समझता हूँ कि पीटीआई के लिए सबसे बड़ा इम्तहान है। अब देखना है कि इस मुज़ाकरात की फ़ज़ा से वो क्या कुछ हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। लास्ट चांस भी कह सकते हैं कि अवेल कर ले पाकिस्तान तरीके इंसाफ। देखिए सियासत के अंदर कोई लास्ट चांस नहीं होता, मौके पैदा होते हैं। 26 नवंबर को भी मौका पैदा हुआ था, फिर जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी उस वक्त भी पीटीआई के लिए मौका पैदा हुआ था। लेकिन पीटीआई के अंदर बदकिस्मती से एक सियासी माइंड सेट जो सियासी जमातों के अंदर होता है उसकी शायद कमी है कि वो सूरत हाल को पूरी तरह जो है उसको अवेल नहीं कर सकते। और अगर पीटीआई के अंदर सियासी माइंडसेट जो है वो ताकतवर होता तो फिर जो ये पीटीआई की अपोजिशन लीडर की कौमी असम्बली में और सेनेट के अंदर क़यादत है, फिर किसी दूसरी छोटी जमात को जो है वो अचकज़ई साहब को, राजा नासिर अब्बास को ना देनी पड़ती। ये क़यादत फिर पीटीआई के अपने पास ही रहती। बिल्कुल। और इस वक्त जो धड़ेबाजी हम देख रहे हैं और पीटीआई जमात में आपको नज़र आता है कि एक तरफ सेन वॉइसेस हैं जो मुज़ाकरात की बात का तो बहुत देर से कहते चले आ रहे थे, और दूसरी जानिब में वज़ीर आला केपी जो है वो नज़र आते हैं, उनके साथ उनके हिमायती मौजूद हैं। आपको लगता है ये इस डिवीज़न की वजह से भी मुज़ाकरात पर असर पड़ सकता है इस वक्त भी? देखिए ये इस तरह की जो डिवीज़न है हर पार्टी के अंदर जो है वो इस तरह का माइंड सेट होता है। अगर आप नून लीग देखें तो नून लीग के अंदर भी यहाँ पर लाहौर के अंदर चंद रोज़ पहले ख्वाजा साद रफ़ीक के वालिद मोहतरम की बरसी थी, तो वहाँ पर मुज़ाकरात के हक़ में आवाज़ें जो हैं उठी थी। नून लीग के अंदर एक जो ग्रुप है वो चाहता है मुज़ाकरात हों, मसाइल बेहतर हों और सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो। और एक इसी तरह जो है वो हार्ड लाइनर्स का भी ग्रुप है जो सख्त गुफ्तगू करते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के अंदर भी आपको इस तरह दो किस्म की सोच रखने वाले लोग नज़र आएंगे। पीटीआई के अंदर भी दो किस्म की सोच रखने वाले लोग नज़र आएंगे। मैं नहीं समझता कि इससे कोई बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। असल में फ़र्क पड़ना है अडयाला जेल से कि अडयाला जेल से क्या पैगाम आता है और अडयाला जेल में बानी पीटीआई जो है वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन अब एक हुआ है कि एक और सोच भी आना शुरू हुई। अगर अडयाला से मज़ाहमत का पैगाम आ रहा है तो कोट लखपत जेल से मुफाहमत का पैगाम भी आ रहा है। और वहां पर जो पीटीआई की लीडरशिप है वो भी ये जो पीटीआई के साबिक रहनुमा है फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, इन्होंने थोड़ा उसको नुमायां किया है, एक रोल अदा किया है कि उनको कोई मिलने भी नहीं जाता था, उनको वो पीटीआई का एमएनए एमपीए नहीं मिलता था। और अब वो कोट लखपत वाली जो लीडरशिप है वो थोड़ी नुमाया हुई है। लगता है कि उनकी भी कुछ आवाज़ जो है वो सुनी गई। भाई साहब ये जो दस्तखत वाली बात है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ये कह रही है कि बानी पीटीआई से नए मिसाक की जिम्मेदारी उनकी है, वो गारंटी ले रहे हैं। इससे कबल महमूद अचकज़ई ने भी ये बात की थी इसी तरीके से। आपको लगता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने का जब ऐलान किया गया है तो कुछ ना कुछ बानी पीटीआई की तरफ से भी लचक का मुजाहरा कहीं ना कहीं किया जा रहा है? देखिए सियासत के अंदर जो है वो अगर लचक नहीं होगी तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। और इस वक्त जो है फ़ज़ा तो बेहतर है, लेकिन देखना यह है कि नताइज क्या जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इन मुज़ाकरात के अंदर जो जिनके शुरू होने की उम्मीदें लग गई हैं, इनमें अब भी सबसे बड़ी जो रुकावट है वो इत्मीनान की कमी है। और दोनों तरफ से जो है वो इन मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए इत्मीनान साजी की बहुत ज़रूरत है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के जब परवेज़ मुशर्रफ के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए तो कई साल ये अमल जो था इत्मीनान साजी का वो इस तरह चलता रहा। और उसके बाद फिर जाकर एक मुआहदा हुआ और फिर भी उस वक्त भी इत्मीनान की कमी रही कि मुआहदे के बाद भी दोनों तरफ से जो है वो पूरी तरह अमल दरामद जो है वो ना हो सका, जिस वजह से ये मामला जो है
ये भी सिरे ना चढ़ सका। खालिद साहब 100% एतमाद तो फिर भी नहीं होगा, लीप ऑफ फेथ तो लेना ही पड़ता है दोनों साइड से, आपको कम से कम थोड़ा सा मार्जिन रख के चलना पड़ता है। इस वक्त स्टेटस क्या है हुकूमत का और पीटीआई का? देखिए कि यही आपने जो बात की है, ये बानी पीटीआई के जो साबिक रहनुमाओं ने एक नेशनल डायलॉग कमेटी बनाई है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा है, उसमें भी यही तजवीज़ किया गया है कि आप जो कोट लखपत की जेल के अंदर पीटीआई की लीडरशिप है उसको पेरोल पर रिहा करें और वो फिर जाकर अडयाला जेल में बानी पीटीआई से बात करे। तो ये इस तरह जो है उनकी बातचीत जो है वो सुनेंगे भी, उनकी साख भी है और उसके नतायज जो हैं वो भी निकल सकते हैं और मामलात जो हैं वो आ सकते हैं। लेकिन एक बात जो है वो याद रखनी चाहिए, इन किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं कि बानी पीटीआई फौरी रिहा हो जाए या बानी पीटीआई अपोजिशन लीडर का अगर पार्लियामेंट में कोई किरदार अदा कर सकेंगे तो फौरी तौर पर जो है वो बहुत बड़े जो नतायज हैं वो तो नहीं आप कह सकते, लेकिन किसी न किसी शक्ल में रिलीफ जो है वो मिल सकता है। और ये पीटीआई को चाहिए कि वो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाए और अपना जो रास्ता है सियासत का वो भी बनाए और बानी पीटीआई के लिए जो सहूलियात और मराआत और अडयाला जेल से बाहर लाने, बेशक उनको बाहर अडयाला से लाकर बनी कर लाई क्यों ना शिफ्ट कर दिया जाए, उसका रास्ता बनाने की ज़रूरत है और ये रास्ता जो है ये लचक से ही बन सकता है। खालिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, चाय बहुत अच्छी है। बस सुपर के साथ तो चाय परफेक्ट हो ही जाती है। ब्रेक ले लें, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। क्रिकेट की बात करते हैं, जहां एक तरफ पाकिस्तान के दौरे श्रीलंका के लिए कौमी T20 स्क्वाड के ऐलान की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं दूसरी जानिब PSL में नई टीमों की शमूलियत का मामला भी खासा गर्म हो चुका है। जरा ये बता रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तानी टीम अगले माह श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज खेलेगी, जिसके लिए स्क्वाड का ऐलान किसी भी वक्त मुतवक्के है। और जरा ये भी बताते हैं कि दौरा श्रीलंका के लिए तवील अरसे से कौमी टीम से बाहर मुमताज ऑलराउंडर शादाब खान और पेसर हारिस रऊफ की शमूलियत भी मुतवक्के है, जबकि डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले माज सदाकत और फास्ट बॉलर अहमद दानियाल के नाम भी जेर गौर हैं। ये सीरीज जो है वो 7, 9 और 11 जनवरी को खेली जाएगी। और दूसरी जानिब PSL में 2 टीमों के लिए 12 उम्मीदवार सामने आ गए हैं। पाकिस्तान समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और UAE से खरीदारों ने दिलचस्पी जाहिर की है। 8 जुलाई को बोली के जरिए यह फैसला होगा। अब सवाल यह है कि क्या यह सीरीज वर्ल्ड कप स्क्वाड फाइनल करने के लिए फैसला कौन होगी, इस पर हमने बात करनी है। और बात करने के लिए सलीम खालिक साहब, सीनियर स्पोर्ट तज्जियाकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? मैं ठीक हूं, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। सलीम साहब बताइएगा कि ये जो T20 वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका सीरीज है, आपको किस हद तक इम्पोर्टेंट लगती है? बहुत इम्पोर्टेंट है, देखें, क्योंकि जो वर्ल्ड कप होना है वो भी श्रीलंका में होना है, तो इस सीरीज के जरिए आपको कंडीशन से हम आहंगी का मौका मिलेगा, पिचेस के बारे में अंदाजा होगा, काफी सारी ऐसी चीजें हैं। और जहां पर वर्ल्ड कप हो रहा है वहां अगर आप पहले कुछ मैचेस खेल लेंगे तो यकीनी तौर पर उसका फायदा ही होना है पाकिस्तान को। और क्योंकि अब मैच कम है, 3 मैच ये हैं, उसके बाद 3 मैचेस जो होने हैं वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, जो अभी तक शेड्यूल जिसका फाइनल नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया की एक टीम आई थी यहाँ पर जो सिक्योरिटी का जायजा वगैरह लेकर गई है, और उनके जो क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं टॉड ग्रीनबर्ग, उन्होंने भी कहा है कि सीरीज ऑन है, लेकिन अभी तक शेड्यूल फाइनल नहीं हुआ, अगले कुछ दिनों में हो सकता है। यानी वर्ल्ड कप से पहले 6 मैचेस पाकिस्तान को मिलेंगे, 3 अपने मुल्क में और 3 श्रीलंका में, तो बिल्कुल उनको फायदा होगा उससे। और यकीनी तौर पर प्लेयर्स अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आगे वर्ल्ड कप में उनको हेल्प मिलेगी। राइट। और ये शादाब खान और हारिस रऊफ की जो मुमकिन वापसी है, क्या टीम कॉम्बिनेशन के लिए ये फायदेमंद साबित होगी? देखिए, शादाब खान जो है वो ऑटोमेटिक चॉइस पाकिस्तान टीम के लिए रहे हैं, लेकिन उनको फिटनेस मसाइल की वजह से टीम से बाहर थे। उन्होंने सर्जरी भी कराई अपने कंधे की, जिसके बाद इंग्लैंड में फिर रिहैब तवील उनका हुआ। फिर वो जब वापस आए तो यहाँ पर 4 डे मैचेस हो रहे थे पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के, तो वो खेल नहीं सकते थे, क्योंकि इंजरी के बाद जब आप सर्जरी के बाद आए तो 4 डे क्रिकेट में एकदम आना खतरनाक भी हो सकता है। वैसे भी 4 डे क्रिकेट तरजीह उनकी रही भी नहीं है, तो उनको मौका अब मिला यहाँ बिग बैश में सलाहियतों के इजहार का, और उन्होंने वहां परफॉर्म भी किया, 4 विकेटें भी ली 1 मैच में, और बैटिंग भी बेहतर कर रहे हैं।
तो वैसे अगर ऐसा नहीं भी करते तो भी आ तो जाते। माइक हैसन की भी आंख का तारा है, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में दोनों तवील अरसे साथ रहे और प्लेयर भी अच्छे हैं नो डाउट, तो उनकी वापसी से फायदा होगा। रही बात हारिस रऊफ की, तो हारिस रऊफ पाकिस्तानी या एशियन पिचेस पे उनके साथ मसला है कि रन ज्यादा वो दे देते हैं, लेकिन बॉलर अच्छे हैं, वो जब अपने असल फॉर्म में हो तो टीम के काम आते हैं। तो यकीनी तौर पर ये दोनों प्लेयर कम बैक करेंगे तो टीम का इसको फायदा ही होगा। राइट, तो मास सदाकत और अहमद दानियाल को अगर मौका मिलता है तो आपको लगता है दे आर रेडी फॉर द फॉर्मेट? डेफिनेटली दोनों प्लेयर बहुत बासलाहियत है और जो जूनियर लेवल की क्रिकेट है उसमें परफॉर्म भी किया है, लेकिन जो इशू है वो ये है कि उसमें पाकिस्तान की जो टीम है उसको वही खिलानी चाहिए जो मेरा ख्याल है जो प्लेयर वर्ल्ड कप में आपको खिलाना है जिनको, क्योंकि अब तजुर्बात का वक्त रह नहीं गया। अब खाली अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार चलो ये 3 मैच हैं श्रीलंका पे, यंगस्टर्स को खिला देते हैं, फिर वर्ल्ड कप होंगे तो हम बिग बैश से अपने प्लेयर्स को वापस बुला लेंगे, तो ये एक थोड़ा मसला साबित हो सकता है। और फिर मेरी इत्तलात के मुताबिक जो पाकिस्तान के प्लेयर्स बिग बैश में गए हैं वो खुद भी यही चाहते हैं कि वो यहाँ वापस आए और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में हिस्सा ले, लेकिन जो सेलेक्टर्स हैं वो शायद उनको सबको रेस्ट कराना चाहते हैं, चाहे वो बाबर हो चाहे वो शाहीन और रिजवान तो खैर हिस्सा ही नहीं है, और शादाब को शायद बुला लिया जाए। लेकिन इसका एक मसला ये भी हो सकता है कि अल्लाह ना करे कल कला को वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो फिर ये बातें होंगी कि यार ये प्लेयर्स तो पाकिस्तान को तरजीह दी नहीं, पैसे के लिए बिग बैश खेलते रहे, और एक सीरीज थी जिससे तैयारियों का मौका मिला उसमें उन्होंने शिरकत ही नहीं की। तो ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, देखते हैं कि इसको किस तरह से तय करते हैं सिलेक्टर्स और पीसीबी। अच्छा, और ये भी बताएं सलीम साहब, श्रीलंकन जो कंडीशंस हैं उसमें क्या सबसे बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तानी टीम के लिए? देखिए श्रीलंकन कंडीशंस का पाकिस्तान को काफी आइडिया है खेलने का और हमारे से सिमिलर है। जो सबसे बड़ा मसला वहां पर ये है कि हमारे ये बात होती है ना कि बारिश होगी, वहां ये बात होती है कि बारिश नहीं होगी। ये एक चीज है, वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है और आपको पता है जब भी क्रिकेट हो वहां पर सबसे ज्यादा बारिश से ही मुतासर होता है। वुमेन वर्ल्ड कप भी पूरा बर्बाद हो गया था, इतने सारे मैचेस उसके मुतासर होते, लेकिन अब वो लोग कह रहे हैं कि जब वर्ल्ड कप होगा तो उस दौरान वेदर अच्छा होगा। पिछले दिनों तूफान भी आया था बड़ा खतरनाक, तो उनके जो ग्राउंड्स वगैरह उनको भी नुकसान पहुंचा, लेकिन जो आईसीसी की टीम है उसने जायजा लेके उनको क्लियर करार दे दिया है। मसला ये है कि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस बिल्कुल अलग है और श्रीलंका की पिचेस बिल्कुल अलग है और पाकिस्तान के जो टॉप क्रिकेटर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, तो ये एक इशू आ सकता है कि एकदम वहां जाके खेलें डिफरेंट पिचेस पे फिर यहाँ आके खेलें। तो अच्छा ये रहेगा कि उनको यहाँ श्रीलंका के खिलाफ भी मौका दिया जाए प्लेयर्स को, और वहाँ ऐसी खतरनाक कोई कंडीशंस नहीं है कि हमारे बैट्समैनों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़े। वर्ल्ड कप में तो वैसे ही बैटिंग के लिए साजगार पिचेस बनती है, स्पिनर्स को भी हेल्प मिलती है वहाँ पे, तो इतना कोई इशू होना नहीं है वहाँ पे। राइट, तो सलीम साहब अब पीएसएल की भी बात कर लेते हैं। 2 टीमों के लिए 12 उम्मीदवार सामने आ रहे हैं और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएई से भी जो है उम्मीदवार सामने आए हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस चीज को? अच्छा, इन मुल्कों से जो उम्मीदवार सामने आए हैं वो ऐसा नहीं है कोई शेख साहब हैं दुबई के या इंग्लैंड से पीटर है मिस्टर, ये सारे पाकिस्तानी ही हैं, पाकिस्तानी नज़ाद ऐसे लोग जिनको क्रिकेट का शौक है और जो चाहते हैं। और ये अच्छी चीज है कि इतने 12 पीसीबी को मिल गए हैं। मेरा ख्याल है कल के दिन टेक्निकल बिड भी खोली जाएगी जिसके बाद इनकी जो फाइनेंसेस वगैरह का जायजा ले लिया होगा पीसीबी ने, फिर ऐलान होगा कि इन 12 में से कितने एलिजिबल हैं जो बोली होनी है उसमें हिस्सा लेने के लिए जो जनवरी में होनी है। तो अच्छी चीज है, एक बड़ा इंटरेस्ट सामने आया पाकिस्तान सुपर लीग में, काफी जो इन्वेस्टर्स है, क्योंकि जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। मोबाइल फोन कंपनी भी है, रियल एस्टेट भी कंपनी है, सोलर स्टेट की भी, सोलर पैनल की भी उसमें कंपनी है, उस बड़े बड़े नाम है उसमें। तो जब ये बिडिंग होगी टीम के लिए तो पीसीबी को अच्छा पैसा इससे मिल सकता है और पीएसएल भी बढ़ेगी, जाहिर है 8 टीमें होंगी, क्रिकेट की क्वालिटी भी बढ़ेगी और ज्यादा पैसा तो है। ये सलीम खालिक साहब, इस तरीके से 12 उम्मीदवारों का सामने आना, 2 नई टीमें भी शामिल हो जाएंगी। मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से तो अभी तक यही खबर है कि पीसीबी रखेगा 1 साल तक। जी, मुल्तान सुल्तान तो फारिग हो चुकी है और उनके जो ओनर है वो कई बार वाज़े तौर पर कह चुके हैं और उसके अलावा पीसीबी ने इनको ऑफर भी नहीं की थी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सटेंशन की। तो अब उसके बाद पीसीबी के बाद ऑप्शन है, ये सबसे ऐसा ऑप्शन लग रहा है कि जिसमें पीसीबी अमल कर सकता है कि 1 साल तक खुद करे। एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है, क्योंकि अब 2 नई टीमें जब बेच रहा है पीसीबी, ये सारा प्रोसेस जनवरी के मिड तक तो चलेगा। उसके बाद अगर
का प्रोसेस शुरू करने को कर सकता है, लेकिन जो ज्यादा ऑप्शन है वो यही लग रहा है कि शायद 1 साल तक पीसीबी खुद इंतजामात को संभाल। तो सलीम साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें 2 टीमें तो पहले, लेकिन एक पहली टीम मुल्तान सुल्तान्स की अगर बात करें तो आपको लगता है ये जो अब बिडिंग हो रही है और इससे पहले फीसेस में इजाफा किया गया था और मुल्तान सुल्तान्स की जो कंडीशन है वो डेंट डाल सकती है इस सारी सूरत हाल में? नहीं, मुल्तान सुल्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो बिडिंग हो रही है वो 2 बिल्कुल नई टीमों के लिए हो रही है, जिनके लिए 6 अलग नाम दिए गए हैं कि उनमें से सेलेक्ट करो। जैसे फैसलाबाद है, मुजफ्फराबाद है, 4 और नाम है, उनमें से मुल्तान सुल्तान का एक बिल्कुल अलग टोटल इशू है। जब ये 2 नई टीमें फरोख्त हो जाएंगी तो फिर पीसीबी इस तरफ आएगा। हो सकता है कि वो इसके लिए भी कोई बिडिंग प्रोसेस शुरू करे, या ये भी हो सकता है कि वो खुद ही 1 साल तक इंतजाम संभाल ले। तो ऑप्शन है, लेकिन उससे मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ना चाहिए इस पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिस्कस कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, एहसासात और जज्बात को अल्फाज का रूप देने वाले मुमताज़ शायर मुनीर नियाज़ी के मद्दाह आज उनकी 19वीं बरसी मना रहे हैं। मुनीर नियाज़ी 9 अप्रैल 1928 को भारत के ज़िला होशियारपुर में पैदा हुए। वो क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर आ गए। मुनीर नियाज़ी के उर्दू में 13 शेरी मजमूए शाया हुए, जिनमें तेज़ हवा और तन्हा फूल, दुश्मनों के दरमियान शाम, जंगल में धनक, सफ़ेद दिन की हवा, माह मुनीर और दीगर शामिल हैं। मुनीर नियाज़ी ने पंजाबी के 3 जबकि अंग्रेज़ी के 2 शेरी मजमूए यादगार छोड़े। उनके इसके अलावा कुलियात मुनीर की भी इशाअत हुई, जिसमें उनका मुकम्मल कलाम पेश किया गया। हमेशा देर कर देने वाले शायर का सियासी और समाजी शऊर उन्हें एहतजाजी शायरी करने के लिए उकसाता रहा, इसीलिए गज़ल में भी उनका लबो लहजा बुलंद आहंग हो जाता है। ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। नियाज़ी ने बेशुमार गीत, गज़लें और नज़में लिखीं। हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा, जबकि अकादमी अदबियात पाकिस्तान ने कमार फ़न अवार्ड भी दिया। शायरी में जुदागाना असलूब रखने वाले शायर 26 दिसंबर 2006 को लाहौर में वफात पा गए, लेकिन अपनी शायरी से आज भी वो मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट था जो हमने उनको दिया। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर और आपको छोड़े जाएंगे उनके लिखे गीत के साथ। वेलकम बैक। टॉप ऑफ द आवर, बहुत कुछ आपसे शेयर करने के लिए। मुलाकात कराएंगे ट्रैवलर से आपकी, इसके अलावा साज के हवाले से भी एक बात होगी। अभी शामिल करेंगे हमारा सेगमेंट सफर शर्त, जिसमें वकार अहमद मलिक हमें बता रहे हैं कि जनरेशन 96 है क्या। गोलकंद के बारे में बात हो रही है, देखते हैं। आप मेरी एक साइड बैठिएगा, दूसरी साइड, ताकि वो दोनों को मैं माइक देता रहूंगा ना। तबस्सुम और अजीम, वाह क्या बात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। जनरेशन 96 ये क्या है? और अच्छा, ये एक अजीबोगरीब बात है कि आप किसी भी गांव में जाएं, एक तो आपको ये जो कंटेंट होता है ना, ये जो मौज़ूआत होते हैं, ये उगलवाने पड़ते हैं। हाँ, एक एक मौजू जो है वो इतना हैरान कुन होता है, लेकिन समटाइम्स जो नेटिव है या जो लोकल है वो उसको शायद उस तरह नहीं देख रहा होता उनका, क्योंकि डे टू डे इन चीज़ों की रूटीन है, अच्छे आइडियाज़ की, बड़े आइडियाज़ की, इनके लिए ये एक रूटीन मैटर है। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी कहानी हो जाती है। तो अभी हम एक जगह से गुजर रहे थे तो वहाँ लिखा हुआ था जनरेशन 96, तो वो मैंने पूछा क्या है, तो अब ज़रा आप भी जानिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजीम है। अच्छा अजीम भाई, आप बताइए कि जनरेशन 96 क्या है? जनरेशन 96 वो लोग हैं, वो मेंबर्स है जो 1996 में पैदा हुए हैं और गुलकिन में पैदा हुए, जो गुलकिन में पैदा हुए उसको हम जनरेशन 96 कहते हैं। तो गुलकिन की आबादी इतनी ज्यादा है नहीं, एक ही साल में 26 में कैसे पैदा हो गए बच्चे? हमारा जो है नहीं माशाल्लाह, आई डोंट नो उस ईयर क्या हुआ है लेकिन ये हुआ है कि अराउंड 40 मेंबर्स हमारे हैं जो कि गुलकिन में है। अच्छा सॉरी, कितने मेंबर्स हैं?
अराउंड 40 बट 40 के 40 मेंबर, आपका नाम तबस्सुम है ना? तबस्सुम 40 के 40 वो हैं जो 96 में पैदा हुए? जी जी, 40 के 49। अच्छा, किसी और को लाओ भी नहीं है? नहीं, यस 1996 में जितने हम पैदा हुए हैं, हमने एक क्या बोलेंगे इंस्टीट्यूशन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका नाम हमने जनरेशन 96 रखा है, और इसके अंदर तकरीबन 40 मेंबर्स है, जिसमें 10 to 15 आई थिंक गर्ल्स है, बाकी मेजॉरिटी बॉयज है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? हम तकरीबन पढ़ाई से तकरीबन सारे फारिग हो गए और मुख्तलिफ फील्ड्स में हम काम कर रहे हैं। लेकिन जनरेशन 96 के काम का मकसद, यानी आपको गुलकिन के हवाले से कुछ कर रहे हैं, वो क्या क्या काम कर रहे हैं गुलकिन? हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मतलब ऐसे काम करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है। तो हम ऐसे प्रोजेक्ट्स हंट करते हैं, लाइक 3-4 प्रोजेक्ट्स हमने जिन पे हम काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्लाइमेट चेंज पे हमने काम किया, दूसरा टूरिस्ट का फ्लो हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमने ये फील किया कि बहुत ज़्यादा डस्ट हमारे एरिया में हो रहा है, तो हमने उस मुताबिक ये सोचा कि कुछ हमने जनरेशन 96 के नाम से हमने एक ट्रेडिशनल टाइप के डस्टबिन्स बनाए हैं। उसमें हमने डिफरेंट वो इनिशिएटिव लिया है सर, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉल्ट था, जो कि खुंजर नेशनल पार्क में हमारा एक नाला है, खचना जिसे कहते हैं, वहाँ पे शेपर्ड्स को जाते हुए काफ़ी मुश्किलात हो रहा था, तो वो है। उसके अलावा प्लांटेशन जिस तरह रिपीट हो गया, तो है काफ़ी इनिशिएटिव हमने दिया है, जो एजुकेशनल लेवल पे भी ले रहे हैं। हेल्थ साइड असल में ये है कि 40 मेंबर्स है, तो कोई इसमें डॉक्टर है, कुछ का फील्ड डिफरेंट है ना, तो हर कोई अपना आइडिया लाता है, तो हम उसको फिर फर्दर वो करते हैं, पॉलिश करते हैं। तो जो 97 में पैदा हुए, 98 में पैदा हुए, वो कोई ऐसा नहीं उनको लगता कि यार ये क्या जनरेशन 96 कुछ ज़्यादा ही, मतलब हमें भी करना चाहिए, या तो हमें आप आपस में शामिल करें? नहीं, शामिल नहीं कर रहे, अभी उन्होंने भी शुरू किया जनरेशन 97 और ये चीज़ें शुरू करके मिल के वो लोग कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं, और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इनकी तरह कुछ काम करें। यहाँ पे एक आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा मड का, कि ये हर जगह पे जो दीवारें चाहे सीमेंट की हैं, लेकिन उनको मड किया जा रहा है। ये किसका आइडिया? ये बेसिकली हमारा एक आर्टिस्ट है हमारे गांव में, करीम अहमद खान, तो उसने ये इनिशिएट लिया, और जनरेशन 96 का भी इसमें इनपुट है। हमने भी काफ़ी हेल्प आउट किया है इस मड प्रोजेक्ट में। और दूसरा, जैसे मैंने बोला कि ये हमारे एक प्रोजेक्ट से रिलेट करता है, क्लाइमेट चेंज, जिसमें हमने तकरीबन इस गांव में 400 से ज़्यादा चेरीज़ के प्लांट हमने लगवाए हैं जी। फ्री प्लांट हमने दिया है गाँव वालों को। डोनर को हंट करके उनसे हमने चेरीज के ट्री खरीदे हैं और गांव में लाके हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। क्या बात है, यूथ है और कैसा काम कर रही है, कैसे कमालात दिखा रही है, और हर जगह पे। अब आप आइए एज अ टूरिस्ट, तो वही मेरी पुरानी बात, क्या आप आए, आपने पहाड़ देखे, पहाड़ देख के आप चले गए, पहाड़ से हैरत अंगेज कहानियाँ जो हैं वो गाँव में हैं, नीचे हैं, जहाँ पे आबादियाँ हैं। उन आबादियों में जब आप जाएंगे तो आपको आइडिया होगा। वुल्किन की जो टोटल आबादी है तकरीबन कितनी होगी? मुझे अराउंड 250 हाउसेस। 250 हाउसेस हैं। 250 हाउसेस एक बहुत छोटा सा गांव बनता है हमारे वेस्ट ऑफ पाकिस्तान के, अगर उस हिसाब से देखा जाए। 250 हाउसेस के नज़्म व नस्क को चलाने के लिए कितनी तंजीमें हैं जो कि मतलब प्रॉपर ऑफिशियल यानी उस स्टेटस पे प्रॉपर काम कर रही हैं, जिसमें शायद जनरेशन 96 है या नहीं है, बट टोटल तंजीमें कितनी हैं ये इन्हीं से अजीम साहब से पूछते हैं। सर हमारा जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो है वुल्किन लोकल एजेंसी फॉर डेवलपमेंट, वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा। वुल्किन लोकल एजेंसी फॉर डेवलपमेंट के अंडर डिफरेंट पोर्टफोलियोज है, जिसमें आपका टूरिज्म आता है, इको टूरिज्म आता है, उससे एजुकेशन आता है, और डिफरेंट यूथ एंड स्पोर्ट्स आता है, डिफरेंट वो जो है उसमें आता है, जिसमें डेवलपमेंट आता है, जो कि गांव में रिलेटेड कोई डेवलपमेंट का काम करना हो, तो ये सारे, या वाटर मैनेजमेंट हो, ये सारे उसके अंडर में। अब उस अम्ब्रेला के नीचे जनरेशन 96 आता है। 96 बेस्ड जनरेशन। अच्छा, शुक्र आपको एजाज हो गया। हमें भी आपको एजाज मिल गया। ये इनिशिएट देख के उनको शायद अच्छा लगा और हमें भी अपने अम्ब्रेला के अंदर इंक्लूड किया है। क्या बात है। बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मकसद जो था ना, हम गए थे आउटिंग ना, दोस्त सारे मिलके आउटिंग पे गए थे, तो वहाँ पे डिस्कस हुआ कि यार क्यों ना हम अपने कोई पॉजिटिव रोल अदा कर ले अपने सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। तो जाहिर बात है एक आइडिया आया कि यार इस तरह कोई काम कर ले, तो सारों ने उस पर अप्रिशिएट किया और कहा कि हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। जब इम्प्लीमेंट किया गाँव में, तो फर्स्ट टाइम जब ये इनिशिएट कंटिन्यू कर रहे थे, तब ये था कि हम सारे तकरीबन स्टूडेंट्स थे,
आई थिंक एट दैट टाइम वी वर 23 years old जब हमने ये स्टार्ट किया था। तो तब फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। हम क्या कर रहे थे, अपना पॉकेट मनी को यूज़ कर रहे थे इनिशिएट को स्टार्ट करने के लिए। फिर हमारे गांव में जिसको पूरे कम्युनिटी को अगर किसी को हमारे इनिशिएट पसंद आता तो वो फिर उस मुताबिक वो स्पॉन्सर कर लेते या डोनेशन करके वो इनिशिएट कंप्लीट होता। तो ये हमारा मेन जो होता है। तालीमी सिलसिला आपका तवज्जुह? मैंने BS ऑनर्स किया मैथमेटिक्स में और आगा खान एजुकेशन सर्विस में मैं एज ए टीचर काम कर रही हूँ। कहाँ पढ़ाती हैं इधर? इधर डायमंड जुबली स्कूल। गुलकिन छोड़ने को आप राजी नहीं है? नहीं। क्या बात, मैथमेटिक्स क्या कमाल है। और आपने? सर मैंने पढ़ा है ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी लाहौर से, और अभी मैं काम कर रहा हूँ एज अ टूरिस्ट गाइड। ओके। मुल्किन छोड़ने को आप भी रेडी नहीं है? बस पहाड़ों को छोड़ने को दिल नहीं। इस तरह की कम्युनिटी इतनी खूबसूरती, इसको छोड़ना वाकई बहुत मुश्किल होता है। पशु में जब मैं 2 साल था, मैं पशुएं चलाता था, मतलब बहुत मुश्किल से छोड़ा था पशु। तो जब हम गुलकिन की बात कर रहे हैं और गुलकिन के हमने इदारों की बात की है, 250 घर ये अपने ज़हन में रखिए। इनके नज़्म नस्क को चलाने के लिए जब हम कहते हैं कि यहाँ पे पीस है, यहाँ पे क्राइम रेट 0 है, ये तमाम ये चीज़ें कहते हैं, इनके पीछे कुछ वजूहात होती हैं। उन वजूहात, उन चीज़ों को आप भी अगर इम्प्लीमेंट करें पूरे पाकिस्तान में, यहाँ से आएँ एज ए टूरिस्ट आएँ, यहाँ पे चीज़ों को देखें, यहाँ पे सीखें, सीखने के बाद इनको इम्प्लीमेंट कर दें। ठीक है, आप जब अपने गांव में किसी जगह पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो वही चीज़ें बाहर आएंगी जिस पे आप यहाँ पे देख के रश्क करते हैं उनजा से। तो वही चीज़ें पूरा पाकिस्तान ऐसा बन सकता है, ये हम बना सकते हैं। तो इस हवाले से जब भी आएँ तो यहाँ से कुछ सीख के जाएँ। कुछ दोस्त ऐसे आते हैं जो यहाँ कुछ सिखाने के लिए आते हैं, वो मुझे ज़रा अच्छे नहीं लगते। देखते रहिए सफ़र शर्फ। वेलकम बैक। आज हम आपके साथ एक सिंधी सकाफती दौलत की खूबसूरत और तारीखी कहानी शेयर करने जा रहे हैं। एक ऐसी रिवायत जो 5000 साल पुरानी है और आज यूनेस्को ने उसे आलमी गैर मादी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल करके दुनिया भर में पाकिस्तान की सकाफती शनाख्त को रोशन किया है। ये दास्तान है सिंध के कदीम लोक साज बोरिंदों की, एक मिट्टी से बना हुआ हवा में बजने वाला आला मौसीकी जिसकी धुनें सदियों से इस ज़मीन की रूहानी और अवामी तकरीबात का हिस्सा रही हैं। बोरिंदो न सिर्फ एक मौसीकी का आला है बल्कि वादी सिंध की कदीम तहजीब मोहनजोदड़ो के वक्त से जुड़ा हुआ है और माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इसी खित्ते में पाई जाने वाली कदीम तहजीब के आसार में इस साज की मानंद अशिया भी दरियाफ्त हुई हैं जो उसके तारीखी पस मंज़र की गहराई को जाहिर करती हैं। और आज जो नाम इस रिवायत को जिंदा रखे हुए है वो है उस्ताद फ़कीर जुल्फ़कार अली। वो इस कदीम मौसीकी के आले की नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली जो रिवायात के चंद बाकी मानदा अलम बरदारों में से एक हैं। फ़कीर जुल्फ़कार अली ने ना सिर्फ इस साज को जिंदा रखा हुआ है बल्कि इसकी तालीम को नौजवान नस्लों तक भी पहुँचाने का बीड़ा उठाया हुआ है, अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। बोरिंदों की धुनें सर्दियों में बैठकों, सुफियाना महफिलों, देही जश्नों और सकाफती इज्तिमात में आज भी लोगों को रूहानी सुकून पहुंचाती हैं। मजीद इस हवाले से फ़कीर जुल्फ़कार अली से ही जान लेते हैं। जी हाँ, बहुत शुक्रिया फ़कीर जुल्फ़कार अली साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि बोरिंदो साज कैसा है, आपने इसे कब बजाना शुरू किया और कितनी नस्लों से बजा रहे हैं? अरे ये एक कदीम मिट्टी का साज जो मिट्टी बनता है और कौन जो काफी बनता है और मैं इसको तीसरी नस्ल में अभी बजा रहा हूँ। दादा भी बजाता था और मेरे वालिद उस्ताद मीर मोहम्मद भी बजाते थे, अब मैं इसको बजा रहा हूँ। राइट, तो जुल्फ़कार साहब, यूनेस्को ने बोरिंदो को सकाफती विरसे में शामिल किया है, क्या कहेंगे इस सवाल से? ये बहुत अच्छी बात है, को बहुत आलमी विरसे में शामिल करके एक अच्छा कदम लिया है। उसमें उम्मीद कर सकते हैं कि आइंदा के लिए भी ये जो साज है हमारे सिंध का, धरती का, मिट्टी का एक पुराना साज है और उसका बहुत एक मीठा सा आवाज है और उसका जो आलाप है वो बहुत दर्दनाक भी है और अच्छा भी है, रूह को भी पसंद आता है। तो वो उम्मीद करते हैं कि वो बच जाए। अच्छा, तो ये बताएं कि कदीम और नए दौर के साज को आप कैसे देखते हैं? ये जो मौसीकी के नए आलात आए हैं और हर चीज़ डिजिटल हो गई है हम देख रहे हैं, तो ऐसे में ये जो कदीम साज हैं इनकी बका मुमकिन रहेगी? देखें, अभी जो है वो काफी ऐसी चीजें हैं जो हमारे से चली गई हैं, पुराने जमाने की जो भी चीजें थी
अभी जो है वो कंप्यूटर का एक दौर आ चुका है। मानते हैं कि उसके जो साज हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन ये है कि वो आपको ऐसे लगेगा जैसे आर्टिफिशियल हो, इस तरह से आपको वो साज लगेंगे, वो चीजें लगेंगी। जो असल चीजें हैं वो आपको असल लगेंगी, और उनकी जो आवाज है उसमें एक दर्द है, क्योंकि ये फूंक से बजता है, इंसान खुद अपना फूंक इसमें डालता है, उसके बाद ये साज बजता है। तो इसका अलग ही एक मजा है और एक मिठास है। नहीं तो दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह साज हैं वो तो सही हैं, वो बिल्कुल अच्छे हैं, हम उनकी बात ये नहीं करते कि वो बेकार हैं, लेकिन बात ये है कि जब असल की बात करेंगे तो ये जो साज है ये ओरिजिनल साज है, इस धरती का साज है, पूरे पाकिस्तान की धरती का ये साज है, सिंध धरती का ये साज है। इसका एक अपना मिठास है, एक अंदाज है, उसी में लोगों को ये बहुत पसंद है। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइएगा कि सिंध में बुरिंदों को बजाने वाले और सुनने वाले कितने लोग हैं, और आप कहां कहां परफॉर्म कर चुके हैं? सिंध में मैं पूरे सिंध क्या पूरे पाकिस्तान में परफॉर्मेंस कर चुका हूं, और मैं मुल्क से बाहर भी इस साज को लेके परफॉर्मेंस कर चुका हूं। और सिंध में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इसको सुनते हैं, और बहुत सारे नौजवान जो लोग हैं जो तकरीबन ऐसे समझो कोई 30-40 साल हुए हैं कि ये साज थोड़ा पीछे चला गया है। तो अब जो नौजवान जनरेशन है उनको पता ही नहीं है इस साज का, लेकिन जब वो सुनते हैं या देखते हैं तो उनको बहुत मजा आता है, बहुत उनको पसंद आता है। लेकिन क्या करें कि अभी बदकिस्मती ये है कि ये साज बिल्कुल थोड़ी मिकदार में रह गया, यानी मैं बजाने वाला सिंध में एक हूँ, या एक मेरा शागिर्द है, या 1-2 लोग हैं जो इसको बनाते हैं, और ये रहा ही नहीं। अब जो हमारी नई जनरेशन है जो तकरीबन 20 साल या 19, 18 या 25 साल के जो लोग हैं, उसमें से काफी लोग हैं जो इवेंट होते हैं कराची में या इस्लामाबाद में या इधर सिंध में हमारे बिटशा पे या हैदराबाद में या लालकानों में या सखर में, तो वो लोग इसको देख के बहुत खुश होते हैं, बहुत उसके लिए यानी वो लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन ये है बिल्कुल अभी इसका मिकदार जो है वो कम हो चुका है, इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं, हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मिकदार को बढ़ाएं, क्योंकि इसका जो आवाज है एक मीठा आवाज है, एक सोज है, इसका सुरों का एक सोज है, वो सब लोगों तक जाए तो अच्छा है। अब वही कोशिश हम भी कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध भी वही कोशिश कर रही है। अब यूनेस्को ने भी इसी में लिखा है अपनी फहरिस्त में, मुझे उम्मीद है कि वो भी इसके लिए जो है वो कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह ये साज बच जाएगा। और हमारे आइंदे जो नस्लें हैं वो इस साज को सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि इस साज को सुन भी सकेंगे, और इसको लाइव इसको सुन भी सकेंगे, और इसके साथ अपना जो मोहब्बत का इजहार है वो भी कर सके। सही, आपने बुरिंदों के साज की इतनी तारीफें कर दी, हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन के लिए जरा कोई धुन बजा दें आप। जी हाँ, बिल्कुल सुनाता हूँ।
जुल्फकार अली साहब, शानदार, बेहतरीन और बहुत ज़बरदस्त। आई हैव टू एग्री कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आजकल का जो म्यूज़िक है उसमें हमें मौसीकी में बहुत मैकेनिकल वॉइसेस सुनाई देती है और इसमें वो जो ह्यूमन एलिमेंट है वो मौजूद था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। फ़कीर जुल्फकार अली साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम आपको कल रिकॉर्डेड हमारा एक सेगमेंट था जो कि हमने रिकॉर्ड किया रेहान और उनकी एहलिया के साथ। कराची की तपती सड़कों से लेकर बर्फपोश खुंजाब की चोटियों तक उन्होंने सफर किया है अपनी एहलिया के साथ और वो भी पैदल। उसके बारे में गुफ्तगू हो रही है, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे कल रिकॉर्डेड सेगमेंट की, लेकिन इस ब्रेक के बाद। बर्फपोश खुंजराब की चोटियों तक ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये हौसले, एतमाद और साथ निभाने की एक शानदार मिसाल है। एक जोड़ा अपनी शरीके हयात के साथ 2500 किलोमीटर पैदल सफर के मिशन पर निकला है और ना लग्जरी ना सहूलतें, बस मजबूत इरादा, पुख्ता नीयत और एक दूसरे का साथ। अब तक ये जोड़ा 800 किलोमीटर से जायद का फासला पैदल तय कर चुका है और इस वक्त बलूचिस्तान के शहर जोब में मौजूद है। रास्ते में शदीद गर्मी, तवील सुनसान सड़कें, कभी लोगों की हैरान नजरों का सामना तो कभी अजनबी हाथों से मिलने वाली हौसला अफजाई। हर कदम पर एक नया इम्तिहान और हर इम्तिहान में एक दूसरे का सहारा। ये हमें याद दिलाता है कि अगर मकसद बड़ा हो और साथ देने वाला सच्चा हो तो फासले मायने नहीं रखते। जी हाँ, मजीद इस दिलचस्प और अनोखे सफर के बारे में जानते, इस सफर पर गामजन मुसाफिरों की जुबानी हमारे साथ मोहम्मद रेहान मौजूद हैं और उनकी अहलिया सफिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो रेहान ये बताएं कि इतना तवील सफर और फिर पैदल चलना, ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया? आपका था या फिर सफिया का था? ये आइडिया जनाब मेरा था और सयाहत का शौक रहा हमेशा से। मुख्तलिफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का सहारा लेकर पार्ट थोड़ा यूनिक करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अपने प्यारे मुल्क को पैदल और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की सकाफत, कल्चर, जबान, यहाँ के खाने पीने और यहाँ के लोगों से ज्यादा मुलाकात होगी और इन सारी चीजों को और करीब से देखने का मौका मिलेगा। तो जनाब निकल पड़े पैदल सफर पे। रेहान, काफी खतरनाक सुनाई देता है जब ये प्लान भी किया जाए, सोचा भी जाए इसके बारे में, तो खतरात को मद्देनजर रखकर सेफ्टी को सिक्योर बनाकर आप चले हैं या कुछ तवाज़ुन आपने बरकरार रखा है इसमें? देखिए, सिक्योरिटी का इशू पाकिस्तान के किसी भी सूबे, कस्बे, शहर में आपको सिक्योरिटी का इशू रहता है। बलूचिस्तान के हवाले से खास तौर पर ये परसेप्शन है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा इश्यूज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा जो खास तौर पर ये मकसद है, हम अपने मुल्क के बारे में पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अमन अमान है और मकामी लोग इंतहाई मोहब्बत करने वाले मेहमान नवाज लोग हैं। इस सफर के दौरान हमें भी बहुत से इश्यूज का सामना करना पड़ा क्योंकि हमारा ताल्लुक एक सोशल मीडिया चैनल से है। हम अपने सोशल मीडिया पर सारी सफर की तफसीलात, सारी वीडियोस अपलोड करते हैं, तो उसमें भी हम पूरी पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मकामी लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा मेहमान नवाज हैं। बताइएगा, इस वक्त आप सफर के हवाले से बता रहे थे और उस सफर के बारे में आपने बताते हुए जो अपनी बेगम को साथ आप हमेशा रखते हैं, तो आपने क्या ये पहले सोचा कि अकेले करेंगे या फिर सफिया साहिबा ने खुद कहा आपको कि वो आपके साथ रहेंगे? ये सफर अकेले था। 2024 में भी हमने ये सफर किया था, पानी का सामना करना पड़ा था, उसके बड़े भाई मेरे साथ थे। लेकिन ये सफर शुरू से मेरा प्लान था कि मैं अकेले करूंगा। इस दफा जब हालात और मौसम तय किया तो सफिया नाज साहिबा है, इन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर की कि इस सफर का हिस्सा मैं बनना चाहती हूँ। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डाउट था इनकी फिटनेस पर और फिर मैंने ये रिक्वेस्ट की कि अगर आपने सफर का हिस्सा बनना है तो पहले आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो तकरीबन हम कराची में 40-45 दिन तक ट्रेनिंग करते रहे, मैंने इनकी ट्रेनिंग। और इस काबिल जब मैंने समझा कि अब ये सफर पे निकलने के लिए तैयार है, इनको वेट का इशू था, वेट लूज करवाया, सारी चीजें, डाइट वगैरह का खासतौर पर ख्याल रखा। फिर उसके बाद मुझे ये भी पता था कि सफर के दौरान
बहुत सारी चीजें बैग होगा, वजन, और उस वजन में सफर करना मुश्किल होगा, लेकिन सारी प्लानिंग थी, प्रैक्टिस थी, और कितना डिस्टेंस कवर करना है, किस तरह से का भी सामना करना पड़ेगा, रिहाइश के हवाले से भी परेशानी होगी, सिक्योरिटी के इश्यूज होंगे, बहुत सारे मसाइल मद्देनजर रखते हुए प्रॉपर प्लान तरतीब दिया, और उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह सफर पे निकले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जोर तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से तकरीबन 60-65 अच्छा, सुन के बड़ा आसान लगता है कि इतना लंबा सफर और चले आहिस्ता आहिस्ता आपने तय किया, लेकिन ये वाकई एक मुश्किल सफर भी होगा। अच्छा सफिया, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आपने डिसाइड किया कि आप जाना चाहती हैं सफर पर, तो आपने क्या सोचा था कि इतना ही आसान होगा, या चैलेंजेस का आपको ट्रेनिंग के दौरान ही पता चल गया था कि कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? जी, मुझे पता लग गया था चैलेंजेस का, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो मुझे बहुत बुखार वगैरह भी चढ़ा था और बहुत से मसले हुए, लेकिन आपको आइडिया हो गया था कि मुश्किल सफर जरूर होने वाला। मुझे एक चीज बताएं कि अब तक का जो पूरे सफर का है सबसे मेमोरेबल इंसिडेंट कौन सा है, कौन सा ऐसा यादगार वाकया है? कोई शदीद किस्म की झड़प भी हुई है? जब मियाँ बीवी साथ होते हैं तो ये तो मस्ट होता है, तो कोई लड़ाई ऐसी हुई कि आपने कहा हो कि मैं यहीं से वापस जा रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो रेहान, खाने पीने का इंतजाम कैसे करते हैं, क्योंकि ये तो लोड सारा आपको खुद उठाकर चलना पड़ा होगा साथ साथ? देखिए जनाब, अक्सर जगहों पर हम मुख्तलिफ जगहों पर हमने स्टे किया, मुख्तलिफ होटल्स में रुके, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पे हमने अपना कैंप लगाया, बहुत से मकामात पर हमें घरों पे भी रुकना पड़ा, और यहाँ के जो मकामी लोगों ने खास तौर पे अभी जब हम बलूचिस्तान तक सफर कर रहे हैं और बलूच और पश्तून कबाइल के लोगों से हमारी मुलाकातें हुई, तो आप यकीन करें इतने मेहमान नवाज लोग हैं कि लोग ग्रुप का दरवाजा हमारे लिए खोल दिया और हर तरह की फैसिलिटी देने की कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा बैग में हमारे साथ ज़रूरियात की बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी। खुदा न खास्ता अगर ऐसे मकामात पर हम रुके भी हैं, पीछे पर आगे भी रुकना पड़ सकता है, जहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी ना होगी, तो खाने पीने की कुछ ज़रूरियात की चीजें लाजमी अपने साथ कैरी करते हैं ताकि जितना जा सके रात गुजारी जा सके कैंप। अच्छा, तो ये बताएं रेहान कि अब तक के सफर का सबसे मुश्किल जो मरहला है वो कौन सा रहा? कौन सा ऐसा टाइम था जो बहुत चैलेंजिंग लगा आपको? मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म की, अगर मैं आपको कभी लफ्जों में कहूँ तो सिक्योरिटी इश्यूज के हवाले से हमें बहुत ज्यादा थ्रेट का सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ लोगों ने हमें रोक कर हमसे जानकारी लेने की कोशिश की कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त जिस तरह के हालात चल रहे हैं, दो अजनबी लोगों का, और वाज़े तौर पर हम देखे जा सकते हैं कि हम गैर मकामी हैं। तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में हम सिक्योरिटी के इश्यूज रहे, और सिक्योरिटी इदारे अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना काम कर रहे हैं। जब वो उनको हमारा काम था कि हम उनको मुतमईन करें, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से किया और सफर को फिर कंटिन्यू किया। कुछ मकामात पर कुछ मुख्तलिफ किस्म के लोग, मैं वाज़े तौर पर कहना नहीं चाह रहा, थ्रेड भी दिया लोगों ने कि आप आगे बच जाए। मुख्तलिफ जगहों पे हमें वीडियोस बनाने पर हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि इस मकाम से आप गुजर तो रहे, लेकिन आपने यहाँ पर वीडियोस भी बना ली। और वैसे भी तमाम सरकारी इदारे और जो कैंटोनमेंट्स के एरिया से जब हम पूरे सफर पे गुजरे हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल हमने अवॉइड किया किसी भी तरह की वीडियो वगैरह बनाने पर। इस तरह के इश्यूज बेशुमार रहे। रेहान, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और सफ़िया को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और आपका ये जो सफ़र बहुत ही मुश्किल है, हम चाहेंगे कि ये जो सफ़र है उसमें आपकी आसानी पैदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और रेहान, सफ़िया का इस वक्त ये सफ़र जारी है, और जहाँ जहाँ वो जाते जाएंगे, जो जो कहानियाँ शेयर करने वाली होगी वो हम अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करते जाएंगे। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है कि फूल किधर जाएगा। मोहब्बत की खुशबू को शेरों में समोने वाली शायरा परवीन शाकिर के मद्दाह आज उनकी 31वीं बरसी मना रहे हैं। 24 नवंबर 1952 को कराची में पैदा होने वाली परवीन शाकिर ने थोड़े अरसे में वो शोहरत हासिल की
जो बहुत कम लोगों को मिलती है। आपने इंग्लिश लिटरेचर में जामिया कराची से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। दौरान तालीम परवीन शाकिर उर्दू मुबाहिसों में हिस्सा लेने के साथ साथ रेडियो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इल्मी और अदबी प्रोग्राम्स में शिरकत करती थीं। लतीफ़ जज्बात को लफ्ज़ों का पैरहन देने वाली भूलों और खुशबुओं की शायरा ने खुशबू, सदबर, खुद कलामी, इनकार और माह तमाम समेत दर्जनों शेरी कलाम लिखे। शाकिर ने अपनी शायरी में औरत और मोहब्बत को मौजू बनाया। आपने न सिर्फ ज़बान बयान को नए असलूब से हम आहंग किया, बल्कि गज़ल की रोमानवी कैफियत को नस्वानी आहंग से हमकनार भी किया। खुशबू के बाद सदबर्ग, खुद कलामी और इनकार जैसे शेरी मजमुए बेश बहा मजमुओं ने बुर्दबाद शायरा के मनसब पर उन्हें फायज कर दिया, जो शाइस्तगी और तरन्नुम में अपनी मिसाल आप थीं। परवीन शाकिर को बेबाकी से दिल की बात कह देने का कमाल फन हासिल था। वक्त से कोई शिकायत है नाफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से। वक्त से कोई शिकायत है नाफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है। अल्फाज का इंतखाब और लहजे की शगुफ्तगी ने परवीन शाकिर को मकबूल आम शायरा बनाने में अहम किरदार अदा किया और मुल्क के मारूफ गुलकारों ने उनकी गज़लें गाकर उन्हें अमर कर दिया। तो ये छोटा सा एक ट्रिब्यूट था जो हमने उनको दिया। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। मुलाकात होगी पीर को। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।